नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के सेकेंड ईयर के सीबीटी के एग्ज़ाम होने हैं अगस्त 2022 में। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि आईटीआई में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों से रिपीट हो जाते हैं। आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। थ्योरी के पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो है, आपके पेपर में 38 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन आपको अपने पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और अच्छी तैयारी करके आप नंबर ला सकते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब को रट देना, पूरी तरह से पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की वीडियोज़ और अपडेट हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल पेपर में से ही हमने लिया हुआ है। हालांकि सीबीटी एग्ज़ाम होता है, लेकिन जैसे भी हमने इसको प्रोवाइड करवाया है आपके लिए मेहनत से पूरा पेपर लाए हैं। एज इट इज़ है, क्योंकि देखिए बच्चे का आंसर और वो सारा दिखाया हुआ है इसमें स्पष्ट है। सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है कि 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग जो होती है उसका अवगुण क्या होता है। दोस्तों, कंसेंट्रिक वाइंडिंग की एक विशेषता होती है कि इसमें एक ग्रुप की जितनी भी कॉइल होती है उन सभी का केंद्र एक समान होता है। इसलिए ये कम जगह पर हो जाती है, तो अधिक जगह की आवश्यकता इसको नहीं होती है। कॉइल को समान रूप का आकार देने के लिए और अधिक कठिन काम है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। और एंड कनेक्शन के लिए जो टर्मिनल सिस्टम बनाना होता है वो भी आसान काम ही होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता होती है। स्टेप्ड फॉर्मर का मतलब हो जाता है पहले से तैयार ऐसा एक फॉर्मा चाहिए जिस पर कॉइल को बाहर तैयार किया जाए और फिर स्टेटर के अंदर डाला जाए। जनरली 3 फेज स्टेटर की रिवाइंडिंग के दौरान हम इस तरह की वाइंडिंग का यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ बी उत्तर सही रहेगा। एक स्टेप फर्मर की आवश्यकता होती है जो कि अवगुण है। ऐसे नहीं है कि आप सीधे कॉइल तैयार कर दो और उसको अंदर डाल सको, ऐसा संभव नहीं होता है। सवाल दूसरा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। तो हम सभी जानते हैं पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र के कारण सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि हमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र चाहिए और इसके लिए हमें कम से कम 2 फेज़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम एक फेज़ को 2 फेज़ों में बांटते हैं और इसे स्प्लिट फेज़ मेथड बोलते हैं। फेज़ बांटने के लिए हम कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं, शेडिंग रिंग का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम रेजिस्टेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। ए उत्तर सही रहेगा, स्प्लिट फेज़ मेथड आएगा। देखो, बाकी सभी तो वैसे भी इनमें से एक तो स्पीड परिवर्तन का है, सप्लाई वोल्टेज बदलते हैं तो, और एक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने का है, और आपूर्ति टर्मिनल बदलने से कुछ होता ही नहीं है। अगला सवाल, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का काम करने का सिद्धांत क्या है। ये लेंज के नियम के सिद्धांत पर आधारित होती है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए अच्छे से आप इसे पढ़ें। हर एक आईटीआई एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं, आईटीआई के जब भी एग्ज़ाम हुए हर एक शिफ्ट में आया। जैसे जनवरी 2022 में भी हुआ था, दिसंबर 2021 में भी पेपर हुए थे, लगातार सीबीटी एग्ज़ाम हुए थे। उस दौरान लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। अगला सवाल है, यूनिवर्सल मोटर का यूज कौन सा है निम्न में से। यूनिवर्सल मोटर को हिंदी में सार्वभौमिक मोटर बोलते हैं। बड़ी विशेषता इस मोटर की क्या है कि हम इसे एसी डीसी दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं। कहाँ लगती है ये, फूड मिक्सर में लगती है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में भी होती है, वैक्यूम क्लीनर में भी होती है, सिलाई मशीन में भी होती है। एकमात्र यूनिवर्सल मोटर ही ऐसी इंडक्शन मोटर है जिसकी स्पीड 3000 आरपीएम से अधिक हो सकती है। बाकी जितनी भी अपनी इंडक्शन मोटरें होती है उनकी स्पीड 3000 आरपीएम से ऊपर कभी नहीं हो सकती। बी ऑप्शन सही रहेगा, भोजन मिक्सर में इसका जो है वो उपयोग किया जाता है।
अगला सवाल है कि स्टार्टिंग के समय सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का पर्पज़ क्या है। दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग वैसे तो रनिंग के दौरान तो हंटिंग दोष दूर करने के लिए होती है। वास्तव में सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग के दो उद्देश्य होते हैं। एक होता है मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, दूसरा होता है रनिंग के समय हंटिंग दूर करना। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिससे सिंक्रोनस मोटर अपनी कांस्टेंट स्पीड चल सकती है। डी ऑप्शन रहेगा, एक नियत गति बनाए रखना जिसमें एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो सके। डी उत्तर जो है वो यहाँ अपना सही हो जाएगा। अगला सवाल है मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। एमजी सेट में देखो वैसे तो हानियाँ ज़्यादा, दक्षता कम, लाभ कम होते हैं, फिर भी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, एकमात्र ये ऐसा लाभ है जो केवल एमजी सेट में ही मिल सकता है। आउटपुट डीसी वोल्टेज को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। जितनी डीसी हमें चाहिए इसके लिए क्या करेंगे, जनरेटर की फील्ड में रियोस्टेट लगाएंगे और इजीली फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं हम। जैसे जैसे फील्ड का फ्लक्स हम चेंज करेंगे आउटपुट वोल्टेज चेंज होगी। तो ये सबसे आसान आउटपुट डीसी नियंत्रित करने की विधि में आती है, इसलिए डी उत्तर होगा। बाकी तो देखो सर्वाधिक शोर इसी में होता है, सबसे कम दक्षता इसी की है, सबसे अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता इसको होती है। यानी बाकी तीनों तो एमजी सेट पर अप्लाई नहीं होते, केवल डी जो है वही लागू होता है। अगला सवाल है कि जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो स्क्वायर वेव इन्वर्टर की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि इनके द्वारा चालित इक्विपमेंट जो होते हैं ना, आवाज़ बहुत करते हैं। जैसे अगर पंखा आप चलाओगे ना तो आवाज़ करेगा, इसलिए जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो तो काम कर नहीं सकती। फिर एकमात्र ऑप्शन है लाइटिंग। बस स्क्वायर वेव इन्वर्टर को हम लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसमें लैंप ऑन हो जाते हैं और ज़्यादा उसकी कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जिन मशीनों में ख़ास तौर से रोटेटिंग पार्ट होता है ना, वो तो बिल्कुल भी काम की नहीं होती है स्क्वायर वेव इन्वर्टर से। अगला सवाल है ऑपरेशन मोड के अनुसार कौन से ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ऑपरेशन का मतलब है परिचालन। परिचालन के अनुसार होते हैं दो तरीके से दोस्तों, कंटिन्यू और इनइंटरप्टेबल। यानी रुक रुक कर चलने वाले, मतलब इंटरप्टेबल, और कंटिन्यूज वाले, रुक रुक कर चलने वाले और लगातार चलने वाले। तो ये वैसे तो ये सारे वर्गीकरण ही है, जैसे ग्रुप ड्राइव या सिंगल ड्राइव, मैनुअल ड्राइव या ऑटो ड्राइव, इस तरह से होते हैं। तो इसने यहाँ पूछा है कि परिचालन के अनुसार कौन सा है, इसलिए हमें यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाना है, कंटिन्यू ड्यूटी साइकिल इसका जो है वो सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है लीकेज करंट प्रोटेक्शन के लिए वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा ब्रेकर लगाएंगे। देखो नाम से ही पता लग रहा है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगर आप इनका पूरा नाम अच्छे से पढ़ते हैं, ओसीबी का पूरा नाम है ऑयल सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी का पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और एमसीबी का पूरा नाम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है ना, एमसीसीबी का मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसका उत्तर जो है वो सी रहेगा, ईएलसीबी। आजकल इसकी जगह आरसीसीबी आ गया है, इसी का मॉडिफाइड रूप है जिसका पूरा नाम है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और इसको शॉर्ट में आरसीडी भी बोलने लग गए हैं, रेजिडुअल करंट डिवाइस बोलने लग गए हैं। अगला सवाल है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार मध्यम वोल्टेज के घरेलू अधिष्ठापना में कोई भी दो चालकों के बीच, जैसे फेज और न्यूट्रल के बीच में, तो इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना हो, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। इंसुलेशन प्रतिरोध मेगर से मापा जाता है और इस दौरान इसका मान जो है वो 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। 1 मेगा ओम से कम किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है परंपरागत बिजली उत्पादन निम्न में से कौन सा है। दो तरह के होते हैं, परंपरागत और
गैर परंपरागत, परंपरागत मतलब होता है एक तरह से ट्रेडिशनल तरीका जिसको बोलते हैं, यानी जो लंबे समय से हम जिसको यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे थर्मल पावर स्टेशन, तापीय परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है भारत में, राजस्थान में भी अगर देखें आप तो। और इसके साथ न्यूक्लियर यानी परमाणु से बिजली बनाने वाला, हाइड्रो भी इसी में आएगा, तेल और गैस से चलाने वाला भी आएगा। जबकि वर्तमान में जो चीज़ें आई है जैसे विंड पावर हो गया, पवन ऊर्जा से, टाइडल समुद्र में ज्वार ऊर्जा जो होती है, सोलर का निर्माण होना, ये सब गैर परंपरागत में आ जाएंगे। अगला जो सवाल है, खैर चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नए क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करना।